वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स। और फिजिक्स में भी हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीनियर ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर और इसी प्रकार हर्मिटी ऑपरेटर। इस प्रकार के ये ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम ऑपरेटर से रिलेटेड ही कुछ फंक्शंस को देखते हैं। ऑपरेटर जैसे अपन ने अभी तक तो पढ़ा था ए कैप की फॉर्म में, अब एग्जैक्टली ऑपरेटर होता क्या है उसको पढ़ते हैं। जैसे हमारा होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, और उनको एक स्थिति सदिश को ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखें और एक जनरली फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, और 3D यानी त्रिविमीय दिशा में किस प्रकार लिख सकते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे पहले पॉइंट डाल लेते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को किस प्रकार डिनोट करते हैं अपन? आर वेक्टर से। स्थिति सदिश का मतलब हो गया आर क्या पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है? स्थिति वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है? हमारी सदिश को। तो एक हो गया आर वेक्टर। दूसरा हम लेते हैं संवेग। संवेग का एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, एक्स घटक। तो संवेग के एक्स घटक को कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। संवेग भी एक सदिश राशि है, तो P वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसी प्रकार संवेग का स्पेस में यानी 3D में घटक, तो उसको जनरली P वेक्टर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है P वेक्टर का? P वेक्टर का मतलब है x दिशा में भी, y दिशा में भी और z दिशा में भी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी P²/2m होती है। P मोमेंटम, m हमारा मास है। अब ये P मतलब पूरे 3D में x घटक ले लेते हैं अपन इसका भी। अब त्रिविमीय में गतिज ऊर्जा किस प्रकार लिखेंगे? P²/2m। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा। ये क्या है? हमारे सारे ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पर यूज लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में जो भी हमें चीज पूछी हुई होगी, किसी भी फंक्शन का मान निकालना हो, तो इन ऑपरेटर को यूज करके हम उस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हो गए हमारे स्थिति सदिश। एक्स घटक ऑफ मोमेंटम, इसके बाद लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा VRT। नेक्स्ट लेते हैं कुल ऊर्जा E। अब ये हम देख लेते हैं इसके संकारक रूप। इधर लिख लेते हैं अपन संकारक रूप, यानी कि ऑपरेटर फॉर्म में, और ऑपरेटर फॉर्म में इसके मान यानी संकारक
मान। वेक्टर है ये। अब बताया था कि किसी भी ऑपरेटर को किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ए कोई ऑपरेटर दे रखा है, उसको किस प्रकार लिखेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार बना के ऑपरेटर को डिनोट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर को अपन यदि ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर कैप। इसी प्रकार मोमेंटम को किस प्रकार लिखेंगे, पी कैप। इसी प्रकार 3D में मोमेंटम को पी कैप, काइनेटिक एनर्जी को पी एक्स का घटक स्क्वायर अपॉन 2m, 3D में पी स्क्वायर कैप अपॉन 2m। इसका मतलब क्या है, x घटक, और इसका मतलब क्या है, वो 3D में यानी x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। तीसरा है v r t कैप ऑपरेटर है। तीसरा है एनर्जी E कैप। अब इनके ऑपरेटर वैल्यूज क्या क्या होती हैं, पोजीशन का पोजीशन ही होता है R। नेक्स्ट है पी एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ये इस ऑपरेटर का मान होता है। नेक्स्ट है पी आयोटा एच कट, और ये हो जाएगा डेल। डेल यानी 3D में, यानी कि डेल को यदि हम खोलेंगे तो डेल क्या खुलेगा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तीनों दिशाओं में हो गया, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब अपन 3D में यदि मोमेंटम को लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, माइनस आयोटा एच कट डेल। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है मोमेंटम का एक्स घटक का स्क्वायर बाई 2m। ये क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, और एक्स घटक है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वैसे अपन इसको स्क्वायर में नहीं बोलते, 2 बोलते हैं, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 3D में माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर को इसी प्रकार अपन खोल सकते हैं, डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा एज इट इज आ जाएगी वी आर टी। नेक्स्ट है हमारा कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का ऑपरेटर वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी। ये हमारी क्या हो गई, ऑपरेटर के मान हो गए। इन ऑपरेटर को अपन यूज करके किसी भी फंक्शन की, किसी भी वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होती है। टॉपिक डालते हैं अपन, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फलन तथा आइगन मान।
मान लिया कोई भी वेव फंक्शन दे रखा है अपन को, साई है, और एक ऑपरेटर ए कैप दे रखा है। एक वेव फंक्शन साई है और ऑपरेटर दिया हमें ए कैप। तो ए कैप ऑपरेटर पर यदि हमने साई वेव फंक्शन अप्लाई किया तो हमें वही का वही फंक्शन यानी साई एज इट इज प्राप्त हो गया विद ए अनदर वैल्यू कांस्टेंट। यानी कि किसी भी ऑपरेटर पर यदि कोई वेव फंक्शन यानी तरंग फलन अप्लाई करें तो हमें वही की वही तरंग फलन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्राप्त हो जाए तो उस समीकरण को क्या कहेंगे अपन? आइगन समीकरण। क्या बोलेंगे? आइगन इक्वेशन। और इस स्थिति में जो ये वेव फंक्शन है वही की वही वेव फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, उस वेव फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस वेव फंक्शन को बोलेंगे हम आइगन फंक्शन। और जो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हुई है किसी भी ऑपरेटर पर हमने वेव फंक्शन ऑपरेट किया, उसको ऑपरेट करने के पश्चात हमें एक कांस्टेंट वैल्यू विद ए वेव फंक्शन, देन दिस कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी? ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी हमारी आइगन वैल्यू। तो ये हमारी क्या हो गई? आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। और ये जो समीकरण रहेगा वो समीकरण क्या कहलाएगा? हमारा आइगन समीकरण। तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, माना एक तरंग फलन साई है तथा संकारक ए कैप है, तो इस स्थिति में आइगन समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। तो आइगन समीकरण क्या होगा? ए कैप साई इक्वल टू ए साई। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी वेव फंक्शन पर एक ऑपरेटर पर अपन ने वेव फंक्शन अप्लाई किया साई, उस ऑपरेटर को अपन ने ऑपरेट करने के पश्चात हमें वही का वही वेव फंक्शन प्राप्त हुआ विद एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब ये एक सम्मिश्र संख्या हो सकती है, सम्मिश्र संख्या में सारे नंबर आ जाती हैं, प्राप्त होती है, उसी वेव फंक्शन के साथ प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में ये समीकरण तो क्या कहलाएगा? हमारा आइगन समीकरण कहलाएगा। और ये जो वेव फंक्शन है, जिस वेव फंक्शन पर अपन ने ऑपरेटर ऑपरेट किया है, उस वेव फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? आइगन फंक्शन बोलेंगे। और जो ये अपन को वैल्यू प्राप्त हुई है, ऑपरेटर ऑपरेट करने के पश्चात वैल्यू प्राप्त हुई है, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। तो हमारी ये क्लियर हो गया कि आइगन फंक्शन क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन देखते हैं, डीजेनरेसी यानी कि अपभ्रष्टता। आगे इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यदि किसी ऑपरेटर पर वेव फंक्शन ऑपरेट किया जाता है तो वही का वही वेव फंक्शन हमें एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो फंक्शन है वो तो आइगन फंक्शन कहलाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी आइगन वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन अपभ्रष्टता यानी डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी क्या होती है ये देखते हैं। माना पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं,
ये ऑपरेटर हो गया साई, ऑपरेटर हो गया ए कैप, वेव फंक्शन हो गया साई 1। इसको ऑपरेटर पर अपन ने ये वेव फंक्शन अप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गई वैल्यू ए, और विद ए वेव फंक्शन साई 1। ठीक है, दूसरा इस ऑपरेटर पर अपन ने दूसरा वेव फंक्शन अप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गई वैल्यू ए और वेव फंक्शन साई 2। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं ए कैप साई 3, तो ए साई 3। अतः इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग वेव फंक्शन है, उन अलग अलग वेव फंक्शन को अपन ऑपरेटर पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि तीनों में ही प्राप्त हो रही है, और विद रेस्पेक्टिवली वेव फंक्शन, जैसे साई 1 के साथ ए साई 1, ए साई 2 के साथ ए साई 2, ए कैप साई 3 के साथ ए साई 3। यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू यानी आइगन मान, आइगन वैल्यू का मान सेम ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि अलग अलग वेव फंक्शन को एक ऑपरेटर पर अपन ऑपरेट करते हैं तो उस स्थिति में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू यानी आइगन वैल्यू का मान एक ही प्राप्त हो रहा है। सब में जो आइगन वैल्यू मिल रही है वो सभी में सेम है। इसके द्वारा निकाली गई आइगन वैल्यू ए, इसके द्वारा भी निकाली गई ए, इसके द्वारा भी निकाली गई ए, तीनों के द्वारा निकाली गई आइगन वैल्यू का मान सेम है। तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, एक डीजेनरेसी है। क्या है, डीजेनरेसी। अब हम इसकी परिभाषा कैसे दें, परिभाषा हम इसकी ऐसे दे सकते हैं, किसी ऑपरेटर पर यदि हम अलग अलग वेव फंक्शन, अलग अलग तरंग फलन अप्लाई करते हैं तो हमें आइगन मान एक ही प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में जो आइगन वैल्यू होती है वो आइगन एक अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू होती है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं डीजेनरेसी की। किसी संकारक ए कैप के लिए उसके संगत अलग अलग तरंग फलनों के संगत हमें आइगन मान एक ही प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। तो ये आइगन मान हमारा क्या कहलाता है, अपभ्रष्टता। तो आइगन मान अपभ्रष्ट होता है। जैसे अपन ने वेव फंक्शन अलग अलग माने, साई 1 साई 2, ये ऑपरेटर है ए कैप, वेव फंक्शन है साई 1, इस पर अप्लाई किया तो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई ये। इसी प्रकार साई 2 तो प्राप्त किया हमारे ये आ गई। इसी प्रकार ए कैप साई 3 पर अप्लाई किया तो ए साई 3 आ गई। तो ए क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए हमारी
अपभ्रष्ट है। ये क्या है? अपभ्रष्ट है। क्यों अपभ्रष्ट है? क्योंकि अलग अलग वेव फंक्शन पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें एक जो आइगन मान है वो एक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आइगन मान ए अपभ्रष्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है। अब हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार करते हैं? हमें पता है कि एक पार्टिकल एक ही समय में एक ही जगह पाया जाएगा किसी भी ब्रह्मांड में, या ऑल ओवर ब्रह्मांड में हम देखेंगे कि एक पार्टिकल, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर यही का ये मार्कर ब्रह्मांड में जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये वाला मार्कर इससे रिलेटेड और भी मार्कर हो सकते हैं, लेकिन ये मार्कर सिर्फ एक जगह ही पाया जाएगा, सिर्फ ये वाला मार्कर। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल ब्रह्मांड में एक ही जगह पाया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कण की ब्रह्मांड में पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना, एक पार्टिकल की संभावना पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक पार्टिकल है, उसकी पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक है। तो अब हम इसको समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इसकी कंडीशन क्या होती है। मान लिया वेव फंक्शन साई है, साई आर टी, किसी भी स्थिति आर पर और समय टी पर। समय टी और आर सदिश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी टाइम एक पार्टिकल एक ही समय में एक ही पोजीशन पे पाया जाएगा, तो वेव फंक्शन हमारा क्या हो गया? साई आर टी। और मानव प्रायिकता क्या है? पी, यानी पी आर टी है, प्रायिकता है पी आर टी। इसका मान क्या होता है? साई आर टी का होल स्क्वायर डी वी। डी वी क्या डिनोट करता है? हमारा ब्रह्मांड में पाए जाने की प्रायिकता को। तो अब हम देख सकते हैं पी आर टी डी वी बराबर एक पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट कहीं से, जैसे यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से यहाँ तक, तो पूरे ये ब्रह्मांड इसने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कवर कर लिया। उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक है। इसलिए हमने पी आर टी डी वी बराबर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो आगे हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू साई आर टी के मोड का होल स्क्वायर डी वी बराबर 1। अब हमें पता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर किस प्रकार खुलता है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जेड एज इट इज। इसी प्रकार इसको भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार आर टी और साई आर टी डी वी बराबर 1। ये हमारी क्या हो गई? नॉर्मलाइजेशन
कंडीशन हो गई। अर्थात इसका मतलब क्या है, किसी भी वेव फंक्शन को हमें नॉर्मलाइज्ड करना हो तो नॉर्मलाइज करने के लिए ये वाली कंडीशन होना चाहिए, यानी कि उस वेव फंक्शन का स्टार और वो वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई यदि हम इंटीग्रेट करें तो उसका मान 1 आ जाता है, तो उस स्थिति में वो वेव फंक्शन क्या होगा, हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, यानी लाम्बिक कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। ये तो हमारी एक ही स्टेट हो गई, एक ही स्टेट को ही खोला है, मतलब एक स्टेट का मतलब एक ही वेव फंक्शन हो गया। दूसरा है हमारा दूसरी है हमारी, इसको लिख लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार आर टी साई आर टी बराबर 1। ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लाम्बिक। मान लिए दो वेव फंक्शन दे रखे हैं अपन को, साई एन और साई एम, दो वेव फंक्शन दे रखे हैं, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होगी हमारी वेव फंक्शन की, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दो वेव